नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। अध्याय 9 है वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ये पहला चैप्टर है उसका। इसमें वित्तीय लेखांकन जो होती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, एक सुपरिभाषित क्रमिक प्रक्रिया। ये हम लोगों ने पिछले किताब को ठीक से पढ़ करके समझ भी लिया। अच्छा, और क्या समझा इसमें? सुपरिभाषित क्रमिक प्रक्रिया में मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम लोग रोजनामचा में एंट्री करते हैं। द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री को क्या बोला करते हैं? जर्नल। और जर्नल में एंट्री करने को हम लोग बोलते हैं जर्नलाइजिंग। तो आप पहली तो ये स्टेप हो गई, पहला कदम। दूसरा कदम क्या होता है? जर्नल में एंट्री के बाद से हम लोग पोस्टिंग क्या करते थे? किसमें? लेजर में। तो खाता बही में क्या कर देते हैं हम लोग? खतौनी कर देते हैं। ये दूसरा स्टेप आ जाता है। ऐसे ही इसी स्टेप में आगे जाते हैं तो हम लोग ट्रायल बैलेंस का यूज करते हैं, देखते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, जिससे कि एरर्स को ठीक किया जा सके। फिर अशुद्धियों को किस तरह से ठीक करते हैं वो देखा। तो ये सारी चीजें हम लोग देख चुके थे। अब इसके बाद ये समझिए अगला कदम क्या आएगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने बना ली, ठीक है। अब इन सारे को बनाने के बाद से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, लेकिन वो बहुत रिफाइंड फॉर्म में नहीं होती। बहुत सारे यूजर्स हैं, इंटरनल यूजर्स भी हैं, एक्सटर्नल यूजर्स भी, मतलब बाह्य उपयोगकर्ता भी हैं और आंतरिक उपयोगकर्ता भी हैं। किसके? जो भी हमारी लेखांकन सूचना है उसके। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम लोग? अगला कदम जो होता है ना, वो हमारा जाता है वित्तीय विवरण का। अब वित्तीय विवरण को हम लोग तैयार करने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग उपयोगकर्ताओं को बहुत सारी तरह की जानकारी चाहिए होती है। हर उपयोगकर्ता के हिसाब से हम लोग अलग अलग जानकारियां नहीं बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देते हैं, जिसको जिस तरह की जानकारी लेनी है वो आकर के ले जाए। इस तरह का काम है, ठीक। अच्छा, तो ये इसका क्या हुआ, क्यों बनाया जाता है, इसका उत्तर आपको मिल गया, ठीक। अच्छा, अब समझिए हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला है विभिन्न पणधारियों। पणधारी हम लोग बहुत कम यूज बोलते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। स्टेक होल्डर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन कौन हुआ करते थे? कुछ जो सारे लोग हैं ना, सारे लोगों को मिलाकर के स्टेक होल्डर्स बुला सकता है। बहुत ही सिंपल है। स्टेक होल्डर्स में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ठीक। सारे लोगों को मिलाकर के मतलब क्या हुआ? जो लोग इंटरनली काम कर रहे हैं, जो कंपनी का मालिक है, जो कंपनी के कर्मचारी एम्प्लॉइज हैं वो आ गए, मैनेजर्स हैं वो आ गए। ये तो सारे हो गए इंटरनल। और क्या हुआ? और जो लोग कंपनी के बाहर है, गवर्नमेंट है, सरकार है। ऐसे ही हो सकता है कि आप यहाँ पर फैक्ट्री लगी उसके आसपास रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी आपकी फैक्ट्री की वजह से फर्क पड़ रहा है। तो और जो कंज्यूमर्स हैं वो लोग बाहर रह रहे हैं, लेकिन बाहर रहते हुए भी उनका क्या है? आपकी कंपनी से, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट से, आपकी कंपनी की सर्विसेज से लेना देना है। तो वो लोग भी उपयोग करता है। इन सारे लोगों को अलग अलग तरह की सूचनाएं चाहिए होती है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? इन सारे लोगों को मिला करके ही बोला जाता है पणधारी, या इंग्लिश में बोल देते हैं उसको स्टेक होल्डर्स। उनका कोई स्टेक है, उनका कोई हित जुड़ा हुआ है, ठीक। अच्छा, के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार की सूचनाएं क्या क्या होती हैं इसकी बात करेंगे, है ना। क्योंकि अकाउंटिंग में हम लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कोई अल्टीमेट हमारा पर्पस ही होता है इन्फॉर्मेशन देना, है ना। तो क्या होता है कि कौन कौन सी सूचना आवश्यक होती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और फिर पूंजी और आगम, इसको हम लोग बोलते क्या है? कैपिटल और रेवेन्यू, ठीक है। ये दो तरह की चीजें होती है जो हम लोग ऑलरेडी, ये सब आप जितना जब कुछ शुरू का पढ़ चुके हो, 8 चैप्टर्स पढ़ चुके हो, तो उसमें आपको पता होता है कि आयगत और पूंजीगत प्रकृति अलग अलग होती है ना। तो ये क्या होता है? इसमें आने वाली जो मदें होती है ना, उनके मध्य अंतर क्या क्या होता है, एक तरह का आपका थोड़ा सा रिपीटिशन होगा। और उनकी उपयोगिता क्या होती है इसकी बात भी करेंगे। और साथ में वित्तीय विवरणों के प्रकार क्या क्या हैं और इन्हें कैसे तैयार किया जाता है ये भी बात करेंगे, ठीक। तो ये हमारे क्या है, इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य है। सब कुछ इसी वीडियो में नहीं होगा, आगे आने वाले वीडियोस में भी होगा, लेकिन इस चैप्टर का उद्देश्य हम लोगों ने समझ लिया। अब चलते हैं आगे। पणधारी मतलब स्टेक होल्डर्स, ठीक है। और उनकी सूचना आवश्यकताएं, उनको कौन कौन सी सूचना की आवश्यकता होती है इसकी बात करते हैं। तो समझिए प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है लेखांकन का। मैंने बताया था हमारा जो है अल्टीमेटली प्राइमरी पर्पस यही होता है। क्या होता है? जो पणधारी है ना, उन तक अर्थपूर्ण सूचनाएं आप पहुंचाएं। कैसे पहुंचाएं? अर्थपूर्ण, ठीक। जिनकी सहायता से वे जागरूक निर्णय यानी कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। अर्थपूर्ण का मतलब क्या क्या था? हम लोगों ने पढ़ा हुआ था पहले फर्स्ट चैप्टर में। रिलायबल हो, ठीक है, टाइमली आपको मिल रही हो, रिलेवेंट हो। तो ये सारे जो फैक्टर्स थे वो उसको अर्थपूर्ण बनाते हैं। किसको अर्थपूर्ण बनाते हैं? जो भी हम सूचना इन लोगों को दे रहे हैं। अच्छा, और क्यों? जिससे कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन, कोई जागरूक निर्णय ले पाए, ऐसे अंधेरे में निर्णय ना ले, ठीक है। तो ये क्या होता है? हमारा प्रमुख उद्देश्य हो जाता है, प्राथमिक उद्देश्य किसका? लेखांकन का। अब क्या है? पणधारी कौन होता है?
इसी को ऐसा समझ लीजिए, हर वो व्यक्ति, हर वो इंसान जो व्यापार से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। और इन्हीं लोगों को हम लोग उपयोगकर्ता भी कहते हैं। किसको? जो पणधारी, उन्हीं को इंग्लिश में बोल देते हैं यूजर, ठीक है। तो स्टेक होल्डर्स को हम लोग बोल देते हैं क्या? यूजर। यूजर किस चीज का उपयोग करता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, जो लेखांकन सूचना है उसका। अच्छा, और क्या हुआ? प्रकार क्या क्या होते हैं? आंतरिक यानी कि इंटरनल, और बाह्य यानी कि एक्सटर्नल, ठीक। अच्छा, ये देखिए आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स हो गए और ये आपके एक्सटर्नल हो गए, EXTERNAL, ओके। अच्छा, अब क्या हुआ? पणधारियों के हित, जो स्टेक्स होते हैं ना, किस तरह का हित है, उस हित के प्रकार की बात की जा रही है। तो कैसा हो सकता है? मुद्रा संबंधी भी हो सकता है, मॉनेटरी, और नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, गैर मुद्रा संबंधी भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या है? सक्रिय भी इंटरेस्ट हो सकता है और निष्क्रिय भी हो सकता है, ठीक। सक्रिय मतलब सीधे रूप से वो भूमिका निभा भी रहे हैं तो उनको सीधा सीधा लेना देना फर्क पड़ रहा है, कुछ लोगों का डायरेक्टली ऐसा लेना देना नहीं है, तो इसको बोल देंगे एक्टिव और पैसिव। और प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? डायरेक्ट, और अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। अलग अलग तरह के हित हो सकते हैं। इनडायरेक्ट किसको फर्क पड़ रहा है? फैक्ट्री है, बगल में पड़ोसी भी है, इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास, आपके यहाँ प्रदूषण हो रहा है, उसको भी फर्क पड़ रहा है, तो वो भी एक स्टेक होल्डर हो गया। उसका हित ये है कि आप कम पोल्यूट करें, है ना। आप जो भी हमारे नॉर्म्स है, एक हमारे यहाँ पर बोर्ड है, क्या बोलते हैं? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB। ये बहुत सारे रेगुलेशंस और गाइडलाइंस देता है, उसमें रहते हुए अपनी कंपनी का काम करें या फैक्ट्री का काम करें। तो इस तरह से क्या हुआ? डायरेक्टली को लेना देना नहीं, जरूरी नहीं कि वो आपकी प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोडक्ट खरीद ही रहा है, ठीक है। तो वो उसका भी एक तरह से इनडायरेक्टली लेना देना है। कंज्यूमर डायरेक्टली खरीद रहा है तो वो डायरेक्टली अफेक्टेड हो रहा है, तो प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। तो ये क्या है? ये हितों के प्रकार है ना, समझ गए हम। अच्छा, अब क्या करेंगे? इसी का उदाहरण दे रखा है कि कोई उद्यमी है और लेनदार। उद्यमी मतलब जिस इंसान ने बिजनेस स्टार्ट किया, और लेनदार जिन लोगों से पैसे लेकर के बिजनेस स्टार्ट किया गया। तो या तो उद्यमी कुछ पैसे लेकर के आ रहा है, साथ में किसी से लोन भी बांट रखा है। तो ये जो लोग हैं, कौन लोग? जो लोग उद्यमी हैं और लेनदार हैं, जो व्यवसाय के लिए धन देते हैं, उसका व्यवसाय में मुद्रा संबंधित होता है, ठीक है। इन लोगों का, क्योंकि इन्होंने पैसा दिया हुआ है तो उनको पैसा चाहिए वापस, तो क्या हो जाता है? इन लोगों का मुद्रा संबंधी मॉनेटरी इनका स्टेक है। अच्छा, और क्या है? जैसे सरकार है, अब उपयोगकर्ताएं हैं अलग अलग, ठीक है। कोई अनुसंधान करता है, अनुसंधान करता मतलब मुझे मान लीजिए किसी इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करनी है, तो मैंने गया, मैनेजर साहब से बात की कि ऐसा है कि मैं एक रिसर्चर हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, PhD चल रही है मेरी, मुझे कुछ डेटा चाहिए और उस डेटा को मैं पढ़ करके कुछ एनालाइज करूंगा। तो उसको कोई पैसे से लेना देना नहीं है उस इंसान को, जो रिसर्चर रिसर्च करने आया है। तो उस रिसर्चर का जो भी हित है वो भी जुड़ गया करके कंपनी से, किसी तरह से व्यापार से जुड़ गया है। अब वो व्यवसाय से जुड़ा हुआ अगर है तो ऐसे स्थिति में क्या हो गया? उसका जो हित है वो नॉन मॉनेटरी हो गया, गैर मौद्रिक हो गया। कैसा हो गया? गैर मौद्रिक या फिर गैर मुद्रा संबंधी। अच्छा, तो ये तो सिर्फ उदाहरण हो गया। अब क्या हुआ? प्रत्येक उपभोक्ता का व्यापार से संबंधित अलग अलग उद्देश्य है ना। कोई रिसर्च करने आ रहा है, कोई पैसे कमाने आ रहा है, कोई लोन दे रहा है, कोई सामान खरीद रहा है, कोई उसके आसपास रह रहा है, कोई उससे संबंधित चीजों को सप्लाई कर रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे लोगों का उद्देश्य अलग अलग है और इसीलिए अलग अलग प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता होती है। आगे बात समझ में, जो हम लोगों को पहले से ही पता है, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन जैसा ही है। अच्छा, फिर क्या हुआ? लेखांकन सूचना के अलग अलग उपयोगकर्ताओं का थोड़ा बड़ा विश्लेषण है, कुछ कुछ पॉइंट्स उसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले तो वर्तमान स्वामी यानी कि जो अभी मालिक है, क्या क्या चीजें उसकी। इंटरनल यूजर्स है तो वो इंटरनल या एक्सटर्नल है, वो आंतरिक है या बाह्य है, तो वो आंतरिक है, सीधी सी बात है ना। अंदर का इंसान है भाई, वो तो मालिक ही है। अब उसका उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? पार्टिसिपेटिंग इन द बिजनेस। वो बिजनेस उसका लेना देना क्यों होता है? पैसा लगाता है वो, जिससे कि उसको फायदा हो, क्या हो? मुनाफा हो। तो क्या आता है? व्यापार में निवेश करता है और उससे समृद्धि, ये उसका उद्देश्य होता है। और उसको कौन सी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है भाई? वो ये देखना चाहता है कि पिछले साल क्या फायदा हुआ, क्या फायदा चल रहा है, ये सारी चीजें, और अभी उसकी पोजीशन क्या है। तो दो तरह की चीजें हैं, गत लेखांकन सत्र के लाभ की जानकारी कि आपको लास्ट ईयर कितना फायदा हुआ, क्योंकि वो तो पैसा कमाने के लिए आया है मेनली। और दूसरी चीज क्या है? कंपनी की जो भी या फैक्ट्री है या आपकी फर्म है, कंपनी और ये सब नहीं बोलना चाहिए, सबसे अच्छा शब्द है यहाँ पर फर्म, ठीक है। फर्म जो भी कोई प्रोड्यूसिंग यूनिट है, कुछ भी उत्पन्न कर रही है, तो उसको क्या बोल देते हैं? फर्म। अब जो फर्म है उसकी वर्तमान स्थिति की अहम जानकारी भी उसको चाहिए होती है, परिसंपत्तियों की और दायित्वों की, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितनी है। प्रॉफिट्स आपको बहुत हो गया, लेकिन आपके एसेट्स और लायबिलिटीज क्या चल रही है, इसकी जानकारी भी हो, जिससे कि हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन को बता पाए कि स्थिति क्या है, ठीक। अच्छा, तो ये किसकी बात की गई? एक ऐसा यूजर जो इस टाइम पर आंतरिक यूजर है और इसको हम लोग बोल रहे हैं मालिक। अच्छा, ऐसे ही दूसरा यूजर कौन हो सकता है? प्रबंधक, मैनेजर। अब जो मैनेजर होता है ना, वो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव होता है किसका? ओनर्स का, मालिक का। मालिक मैनेज नहीं कर रहा है, मालिक ने अपना
पैसे लगा दिए, ऊपर से देख रहा है, मैनेज वो भी हो सकता है कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पार्टिसिपेट कर रहा हो, लेकिन मैनेजर का काम क्या है, डे टू डे बिजनेस देखना, स्ट्रैटेजीज बनाना, प्रॉफिट लेकर के आना, सेल्स बढ़ाना, ये सारी चीजें। तो जो मैनेजर है ना वो भी आंतरिक ही है और पेशेवर है, इसका पेशा है, ठीक है। इसलिए लोग IIMs जाते हैं। कहाँ जाते हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बहुत सारे हैं, है ना, उदयपुर में भी एक है। और इन IIMs में बहुत सारे तो नहीं है, जो IIMs से जाने वाले लोग दुखी हो जाएंगे, मतलब काफी कंपटीशन होता है उधर भी। तो जो IIMs है ना वहां पर लोग जाते इसलिए हैं कि उनको एक मैनेजर बनना है। क्या बनना है? मैनेज करना सीखना है। तो जैसे डॉक्टर को एक प्रोफेशन बोला था, अभी पूरी तरह से प्रोफेशन होता है या नहीं होता है इसकी बात हम लोगों ने कहाँ पर की हुई है, बिजनेस स्टडीज में की हुई है। लेकिन आप मानिए कि पेशे की तरह है, उनकी बहुत सारी क्वालिटीज होती है, वो उनको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, और उसमें काफी टाइम कंज्यूमिंग और काफी इंटेंसिव जॉब होता है। खासतौर से जो बड़ी कंपनीज में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, मालिक का जो होता है उनका प्रतिनिधि बन जाते हैं, ठीक है, उनके प्रतिनिधि मतलब उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका काम कंपनी को चलाने का काम देख रहे हैं। अब इनको क्या चाहिए होता है, सीधी सी बात है, इनके लिए क्या समझ रहे हैं ना, जैसे आप लोगों की मार्कशीट मिलती है कि आपने ऐसा ऐसा परफॉर्म किया, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है ना, जो वित्तीय विवरण होता है, वो मैनेजर्स के लिए, प्रबंधकों के लिए एक तरह का रिपोर्ट कार्ड होता है। क्या होता है ना, इनके रिपोर्ट कार्ड की तरह होती है। और साथ में समझ लीजिए इन लोगों को भी ये देखना होता है कि लाभ कैसा है और वित्तीय स्थिति का मतलब क्या होता है कि आपके एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी, इसकी भी इनको जानकारी होना चाहिए। तो ये दूसरे तरह के यूजर्स की बात कर ली हम लोगों ने। ऐसे हमारे तीसरे यूजर्स कौन है? सरकार है। सरकार को क्या लेना देना है? सरकार पूरे समाज की प्रतिनिधि होती है। जैसे कि प्रबंधक है, वो किसका प्रतिनिधि था? जो हमारा ओनर था, मालिक था। सरकार पूरे समाज की प्रतिनिधि है। अब समाज की प्रतिनिधि इसका मतलब क्या होगा कि कहीं जो आपकी फर्म है वो समाज के लिए अहित तो नहीं कर रही, तो इसके लिए सरकार बहुत सारे नियम बनाती है, कानून बनाती है और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी करती है, ठीक। और साथ में सरकार बहुत सारी ऐसी सेवाएं प्रदान कर रही होती है जो पब्लिक गुड्स हैं और सारे लोगों को आवश्यकता है, जैसे कि देश की रक्षा, पुलिस सर्विस प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल्स भी देना, कुछ सामाजिक सर्विस भी है कि सारे लोगों को शिक्षा फ्री में देना प्राइमरी क्लास तक, और अब तो ऊपर तक भी 8th क्लास तक भी है। और अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी उसमें आगे की बात की जा रही है, तो इसके लिए उनको पैसे की आवश्यकता होती है। और पैसा कैसे लेते हैं? जो लोग भी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, तो आर्थिक गतिविधियों के हिसाब से, क्योंकि वो पैसे भी ले रहे होते हैं। और पैसे किस बात पर लेते हैं? आपको नुकसान होगा तो पैसे लेंगे क्या? आप नुकसान हो रहा है तो कहां से पैसे लोगे? तो वो प्रॉफिट पे पैसे लेते हैं। किस पे लेते हैं? प्रॉफिट पे। आपको फायदा हुआ है। अब जो आपको फायदा हुआ, उस फायदे से संबंधित जानकारी सही से देखती है सरकार, क्योंकि उसी पर तो उसको टैक्स मिलेगा। तो क्या क्या चीजें हो गई समझिए। ये नियामक के रूप में होता है, रेगुलेटर। नियामक मतलब जो नियम वगैरह बनाए और देखे, नियंत्रण में रखे, नियामक रेगुलेटर हो गया। अच्छा, अब कार्य व्यवस्थापक के रूप में जनहित कानूनों को तैयार करना और लागू करना, ठीक है, सारे लोगों का फायदा हो, क्योंकि पूरे सारे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है। और ये कंपनी के अंदर काम कर रही है क्या? नहीं कर रही है, इसलिए एक्सटर्नल यूजर हो गया। और सभी पर्दारियों के हक सुरक्षित है या नहीं, ये जानकारी इसको चाहिए होती है ना, कि आपके जो लेबर्स हैं या कर्मचारी हैं उनको अपना सारी सैलरीज वगैरह ठीक से मिल रही है, उनको उनके जो अधिकार है वो उनके पूरे पूरे हो रहे हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ पर इस तरह की सिस्टम आया है, जैसे मनरेगा भी है, तो उसमें एक निश्चित संख्या से अधिक महिलाएं अगर होती हैं तो वहां पर क्रेश फैसिलिटी की आवश्यकता होती है। क्रेश मतलब होता है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रखे जा सकें। अब किसी महिला का बहुत छोटा सा बच्चा है तो वो ऑफिस में कैसे काम करेगी या कोई दूसरा काम कैसे करेगी? तो इसलिए उसके बच्चे की देखभाल करने के लिए कुछ लोग होने चाहिए। इस तरह की चीजें भी होती है। ऐसे ही बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं कि ठंडा पानी हो, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो। तो ये सारी चीजें हैं या नहीं है। और साथ में क्योंकि कर वसूलती है, टैक्स चाहिए होता है, इसलिए भाई इसको व्यापार में होने वाले लाभ में विशेष रुचि होती है, कितना प्रॉफिट हुआ, है ना। तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, वो सारी चीजें भी देख लेते हैं। और क्योंकि उनको पैसा यहां से मिल रहा होता है। ऐसा क्या है? दूसरा है प्रत्याशित स्वामी। कोई दूसरा इंसान है जो कंपनी खरीदने में इंटरेस्टेड है, तो वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा यार कि इनका अभी तक की हिस्ट्री कैसी रही है, कौन कौन सा इनका संबंधित जो भी और जानकारी है कि इनके एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, ये सारी चीजें देखेगा। मार्केट में कितना पोटेंशियल वो अलग से देखेगा। लेकिन कंपनी संबंधित क्या क्या देखेगा? गत लाभ, अभी तक कैसे कैसे लाभ हुए, वित्तीय स्थिति मतलब एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, साथ में भविष्य के निष्पादन से संबंधित सूचनाएं। तो आगे के फ्यूचर की जो परफॉर्मेंस है उससे संबंधित इन्हीं सारी चीजों को लेकर के आइडिया लगा पाएगा कि अच्छा अभी तक इन्होंने ऐसा किया तो ऐसा कर सकते हैं। तो उसको ये सारी जानकारी चाहिए होती है। लेकिन क्योंकि वो प्रत्याशित स्वामी है, पोटेंशियल अभी तक मालिक नहीं है, तो वो भी बाह्य यूजर हो गया, है ना, एक्सटर्नल हो गया। अच्छा, और ये क्यों निवेश करेगा? इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका होगा समृद्धि। इसको भी चाहिए, उसको लग रहा है इस कंपनी में खरीद लेंगे तो काफी प्रॉफिट हो सकता है, तभी तो पैसे लगाएगा, ठीक है। तो समृद्धि के उद्देश्य से व्यापार में धन निवेश में इसकी रुचि होती है। अच्छा, ऐसे अगला कौन आ गया? बैंक। बैंक ने मान लीजिए लोन दे रखा बिजनेस को, तो बैंक भी बिजनेस में तो काम कर रही है डायरेक्टली, तो क्या हो गई? एक्सटर्नल हो गई। और इनका उद्देश्य क्या होता है कि भाई हमने जो पैसा दिया है वो हमें मूलधन वापस मिलेगा, साथ में ब्याज वापस मिलेगा। तो इनका उद्देश्य इस तरफ रहता है। और इसमें
एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसको बोलते हैं तरलता, क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी। तो आपके पास कैश फ्लो सफिशिएंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्योंकि कंपनी बैंक ने तो आपको कैश दे रखा है, करेंसी दे रखी है, मुद्रा दे रखी है, तो आप मुद्रा वापस करिए, ऐसा मत बोलिए कि नहीं आप ये मशीन ले जाओ, ठीक। तो वो भी एक फैक्टर हो जाता है। तो वो इस तरह से की संबंधित जानकारी है। अभी क्या करते हैं, सुरक्षा और समयावधि के साथ आप मूल वापस कर पाओगे, प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर पाओगे, और ब्याज जो है वो मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, इस बात में इनकी रुचि है, इनका उद्देश्य है, और इसीलिए लाभ को ही मेन लिए देख रहे होते हैं, है ना। इसी से उसके ब्याज के साथ साथ मूलधन की वापसी निश्चित होती है, वह प्रपत्र जिसमें व्यवसाय द्वारा संपत्ति रखी जाती है, ठीक। अच्छा, जहां पर और उनकी संपत्ति कितनी है ये सारी चीजें भी देखता है। ये कौन देखता है, बैंक। तो हम लोगों ने अलग अलग यूजर्स का क्या क्या उद्देश्य होता है इन सब की बात कर ली। अब इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं आगे। मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी फर्म के पास कैश ज्यादा हो या फिर कैश इक्विवेलेंट्स ज्यादा हो, है ना। एक होता है फिक्स प्रॉपर्टी, आपके पास जमीन है, आपके पास बिल्डिंग है, उसके पैसे आपको तुरंत तो मिल नहीं जाएंगे, तुरंत लेने जाओगे तो सस्ती बिक जाएगी। तो जो वास्तविक कीमत है उसके बराबर ही पैसे मिल पाए और उसका कन्वर्जन आसानी से हो पाए, उसको बोल देते हैं लिक्विडिटी, हिंदी में बोल देते हैं तरलता, ठीक है। तो जब अधिक संपत्ति नकदी में हो यानी कि कैश में हो या फिर कैश इक्विवेलेंट हो, नकदी तुल्य के रूप में होती है ना, तो उसे तरलता कहा जाता है। अच्छा, इसी के आगे हम लोग क्या बात करेंगे, पूंजी और आगम, ठीक। आगम को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, आयगत भी बोलते हैं कि ठीक है, आयगत नेचर होता है। तो पूंजीगत भी इसको लिख देते हैं, पूंजीगत मतलब कैपिटल टाइप का हो गया, और आयगत भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, आयगत। अच्छा, इसके बीच में क्या क्या अंतर है, तो आगम मद जो है ना वो व्यापार व लाभ और हानि खाते का हिस्सा बनाते हैं। ये तो अपन को पता है, पहले से पता है, ट्रेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो आपका कैपिटल नेचर की चीज होती है वो बैलेंस शीट बनाने में काम आती है, ठीक है, तुलन पत्र में। तो ऐसी क्या है, पूंजी मदों की सहायता से हम लोग तुलन पत्रों को तैयार करते हैं, ठीक। ये भी आ गया समझ में। फिर क्या है, पूंजीगत व्यय क्या होते हैं, पहले से मौजूद दायित्वों के समायोजन के अतिरिक्त, यानी कि कुछ आपकी ऐसी लायबिलिटीज है जो आपको चुकानी है, उनको छोड़ दो, उनको छोड़ करके किसी भी अन्य कारण से होने वाले जितने भी व्यय होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, आपके व्यय। अब आते हैं हम लोग व्यय पर। व्यय का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो आप बेसिक समझिए डिफरेंस को, एक्सपेंडिचर हम लोग इसको बोला करते हैं, और एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, व्यय। दूसरा होता है एक्सपेंस, उसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे खर्च। अब हिंदी में आप इतना परेशान मत होइए, इसको एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी रहेगी। एक्सपेंडिचर में क्या होता है, कोई भी पहले से मौजूद आपकी लायबिलिटी है, क्या है, कोई दायित्व है, अब वो आप एडजस्ट कर रहे हो तो बात अलग है, उसको छोड़कर के आपने कोई भी चीज में खर्च किया तो उसको क्या बोल देते हैं, व्यय बोल देते हैं। तो पहले से मौजूद कोई दायित्व यानी कि लायबिलिटी है, उसके समायोजन के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से होने वाले सभी तरह के जो व्यय है, सभी तरह के खर्चे, उनको क्या बोलते हैं, व्यय बोलते हैं। अच्छा, अब व्यय को व्यापार में लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक। क्यों कोई व्यय करता है, तो समझिए हम लोग बात क्या कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे हैं कैपिटल और रेवेन्यू क्या होता है, पूंजीगत और आयगत क्या होता है, उसी में व्यय की बात कर रहे हैं। तो व्यय, पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय क्या होती है, इसकी बात करेंगे। अब व्यय क्या होता है, पहले हम लोगों ने ये बात कर ली, क्यों किया जाता है, तो आपको कुछ प्रॉफिट फ्यूचर में पैसे आने का उम्मीद होती है। फ्यूचर पैसे आने की उम्मीद मतलब क्या हुआ, आपने कोई मशीन लगाई तो आपने तो पहले पैसे खर्च किए, लेकिन आपको उम्मीद है कि फोटोकॉपी मशीन से आप लोगों का प्रिंट करोगे बार बार, तो उससे आपको क्या होगी, अर्निंग होगी, और वो अर्निंग ज्यादा होगी। तो क्या होता है, ज्यादा अर्निंग हो जाएगी, जितनी आपने लागत लगाई थी, तो उसको बोलते हैं लाभ। तो लाभ होगा, इस उद्देश्य से व्यय किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही आपने किसी को सैलरी दी, नौकरी पे रखा, आपने उसको सैलरी दी, तो आप क्या सोचो कि इस इंसान से जितना भी आपको काम मिलेगा उस काम को आप ज्यादा पैसे में बेच पाओगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादा में बेच पाया, आपने सैलरी निकाल दी, तो जो खर्चा वो लाभ हुआ। तो लाभ के उद्देश्य से व्यय किया जाता है, ठीक है। और किए गए व्यय का जो लाभ है ना वो एक लेखा वर्ष में भी मिल सकता है या फिर उससे अधिक समय में भी मिल सकता है। जैसे कोई मशीन आपने खरीदी, फोटोकॉपी मशीन, तो वो 1 साल के लिए तो रहती नहीं, 1 साल से ज्यादा चलेगी, है ना। ऐसी स्थिति में उस व्यय का फायदा 1 साल से ज्यादा समय तक मिलेगा। लेकिन मान लीजिए आपने क्या किया, आपने किसी इंसान को सैलरी दी महीने भर की, अब वो महीने भर की सैलरी उसने नौकरी की, आपने दे दी, तो अब उस इंसान के काम का आपको आगे थोड़ी फायदा मिल रहा है, वो तो चला गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जो 1 साल के अंदर का ही बेनिफिट देते हैं, 1 साल से कम समय के लिए, और कुछ होते हैं जो 1 साल से ज्यादा के लिए। अब 1 साल क्यों इंपॉर्टेंट है बताइए। 1 साल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जिस अकाउंटिंग पीरियड को स्टैंडर्ड मानते हैं, जिस लेखांकन करने के समय को स्टैंडर्ड मानते हैं, वो 1 साल का होता है। हमारे यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक है, कुछ देशों में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक चलता है। तो इसी कारण की वजह से 1 साल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। अच्छा, तो क्या होता है कि कोई भी व्यय है उसका या तो 1 साल के अंदर का फायदा होगा या फिर 1 साल से ज्यादा के लिए होगा। तो जिन व्ययों का 1 साल से कम समय के लिए फायदा होता है ना,
आगम व्यय ऐसा व्यय होता है जिसका लाभ अधिकतम एक लेखा वर्ष तक के लिए ही मिलता है, ठीक है, एक साल या उससे कम के लिए मिलता है, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आगम व्यय क्या बोल देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अच्छा, फिर क्या दूसरा, सामान्यतः आगम व्यय को दैनिक व्यापार संचालन के लिए प्रयोग किया जाता है ना, चाय आ गई, कॉफी आ गई, और थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल चाहिए, इन्वेंट्री खरीदनी है, सैलरी देनी है, तो जो आपका बिजनेस चलता रहे उसके लिए खर्च किया जाता है, उसको हम लोग बोल देते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। और क्या उदाहरण, जैसे वर्तमान लेखा सत्र में किया गया वेतन का भुगतान, आपने जो लोगों को सैलरी दे दी, आप इस लेखा वर्ष में, वो उसका आपको अगले साल तो फायदा मिलेगा नहीं, को आने वाले लेखांकन सत्र में लाभ नहीं देता है, इसीलिए क्या होता है, इसलिए जो सैलरी है, जो वेतन है, वो क्या है, वो एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अच्छा, और क्या है, पूंजीगत व्यय। अब पूंजी व्यय भी लिखते हैं, पूंजीगत व्यय भी लिखते हैं, पूंजीगत ज्यादा सही है तो इसको हम लोग लिख देंगे पूंजीगत। पूंजीगत व्यय में क्या हो जाता है, यदि व्यय का लाभ एक लेखांकन सत्र से अधिक समय तक मिलता है, ठीक, इसका उदाहरण क्या बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई अचल परिसंपत्ति खरीदी, फर्नीचर खरीद लिया, क्या खरीद लिया, फर्नीचर। अब आपकी दुकान पे फर्नीचर पड़ा हुआ है, वो एक साल के लिए तो है नहीं, एक साल से ज्यादा समय के लिए है, तो आपने जो खर्च किया था उसका लाभ आपको अधिक समय तक मिल रहा है, क्या है, अधिक समय तक मिल रहा है। तो आप ये सोचिए, लेखा वर्ष में, ये बात हम लोग पहले कर चुके, लेकिन फिर से आपको एम्फसाइज कराते हुए बता रहा हूं कि ऐसा क्यों करते हैं। खर्च आपने किया 50,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, अब वो 50,000 रुपए आपके एक साल में तो खर्च हो गए, जिस दिन भी आपने खरीदा, लेकिन उसका फायदा तो अगले 5 साल तक मिल रहा है। तो क्या ये बात सही नहीं है कि अगले 5 साल में, क्योंकि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स में बनाते हो, सारी चीजें बनाते हो, तो वो उसमें उन अगले साल भी कुछ खर्चा इसका दिखाया जाए, उसके बाद भी कुछ खर्चा इसका दिखाया जाए, तो इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं, उसको हम लोग अलग अलग समय पर ह्रास दिखा देते हैं, क्या दिखा देते हैं, डेप्रिसिएशन दिखा देते हैं। और ये जो डेप्रिसिएशन है वो क्या होता है, वो एक तरह का एक्सपेंस होता है, ठीक है, क्या होता है, एक्सपेंस, एक्सपेंस समझ रहे हैं, जिसको खर्च बोल सकते हैं। और डेप्रिसिएशन बनाते इसलिए है, तो हमने क्या किया, हमने जब कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, जब हमने पूंजीगत व्यय किया, तो उससे हमने एक साल भर के लिए चीजें निकाल ली, वो डेप्रिसिएशन बन गया। क्यों, क्योंकि पूंजीगत व्यय को भी आपको एडजस्ट करना है, एक साथ पूरा कर दोगे तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसका फायदा तो अगली बार भी मिल रहा है, अगले साल भी मिल रहा है, अगले साल भी मिल रहा है, तो इस वजह से क्या कर देते हैं हम लोग, उसको तोड़ देते हैं, और तोड़ क्या बना देते हैं, उसको एक्सपेंस बनाते हैं। तो एक्सपेंडिचर से हम लोगों ने एक्सपेंस बना दिया, एक्सपेंडिचर, बड़ा एक्सपेंडिचर जो था, कैपिटल एक्सपेंडिचर कई सालों के लिए हो रहा था, उसको तोड़ करके एक्सपेंस बना दिया। और एक्सपेंस या खर्च आमतौर पर कम समय के लिए हम लोग बातचीत करते हैं, तो हम लोग उसको खर्च बोलते हैं। व्यय लंबे समय के लिए भी हो सकता है, कम समय के लिए भी हो सकता है, कम समय के लिए तो आगम व्यय हो गया, लंबे समय के लिए तो पूंजीगत व्यय। तो क्या हुआ, अचल परिसंपत्ति के भुगतान के लिए, अचल परिसंपत्ति के विस्तार के लिए, आपके पास जो बिल्डिंग थी उसी में आपने 2 कमरे और बनवा दिए, तो वो भी कई समय तक, आने वाले कई सालों तक फायदा देगा आपको, तो उसमें आपने अचल संपत्ति का विस्तार किया, इसके लिए जो किया जाने वाला व्यय है, ठीक है, जैसे फर्नीचर आपने खरीद लिया, इस तरह की बात हुई। फिर क्या हुआ, फिर आपका जाता है पूंजी व्यय और आगम व्यय, इसमें अंतर क्या क्या है, ठीक है। ये आय क्षमता को बढ़ाता है, आपने 2 नए कमरे बना लिए, तो उससे क्या हो सकता है, आप और एम्प्लॉइज रख सकते हो, अपनी मशीन ला सकते हो, वहां पर आपका काम बढ़ सकता है। और जो आगम व्यय है वो क्या होता है, यथा स्थिति में बनाए रखता है, यानी कि मेंटेन करके रखता है। अगर आपने आगम व्यय भी बंद कर दिया, आपने सैलरी देना बंद कर दिया, तो काम ठप पड़ जाएगा। तो ये क्या है, ये ठप ना पड़ने दे और ये उसको बढ़ाए, ठीक है, दोनों चीजों की आवश्यकता है ना। ये तो कम से कम बहुत ही जरूरी है, नहीं तो ठप पड़ जाएगा सब कुछ। अच्छा, फिर क्या हुआ, चल संपत्ति को अधिग्रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कोई चीज है, चल और अचल, यहाँ पर अचल होगा, चल नहीं होगा, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। फिर क्या है, ये किताब में गलत लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी एनसीईआरटी बुक में अनफॉर्चुनेटली हिंदी में मिस्टेक थी। दैनिक व्यापार संचालन के लिए प्रयोग में लाई जाती है, ठीक, ये तो आपको सीधा बता रखा है, सैलरी दे रहे हो आप, कोई भी जो भी रोजमर्रा का खर्चा चल रहा है व्यापार में, वो आपका आगम व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाता है। पूंजीगत व्यय और आगम व्यय में अगला अंतर आता है कि ये आपका पुनर्गमन नहीं होता है। पुनर्गमन का मतलब क्या होता है कि बार बार नहीं होगा, आपने 2 कमरे बनवा लिए, तो अब आप जरूरी फिर से 2 कमरे बनवाओ, हर महीने बनवाओ, हर दिन बनवाओ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, स्टेशनरी खर्चा है, सैलरी का खर्चा है, ये आपको रोज रोज करने हैं, तो ये रिपीटेटिव होते हैं, रिकरिंग होते हैं। कैसे होते हैं, रिकरिंग, है ना। और ये आपके नॉन रिकरिंग होते हैं, कैसे होते हैं, नॉन रिकरिंग। अच्छा, फिर क्या हुआ, एक या एक से अधिक लेखांकन सत्र के लिए लाभकारी होता है, ये बात हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी, ये एक ही लेखांकन वर्ष के लिए ही लाभकारी होता है। लेखांकन सत्र नॉर्मली बोलना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे जो सत्र होता है लेखांकन, वो 1 वर्ष के बराबर ही रहता है, सारी जगह पर वैसा ही रहता है लगभग। तो ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग क्वार्टरली पीरियड को, 3 महीने कोई हम लोग तिमाही कोई मान लेते हैं, क्या है, कोई लेखांकन सत्र, ऐसा भी हो जाता है। अच्छा, अब पूंजीगत व्यय में क्या होता है, ह्रास का विषय है, तुलन पत्र पर लिखा जाता है, ठीक। अच्छा, और ये क्या है आपका, तुलन पत्र पर लिखा जाता है, मतलब हम लोग बैलेंस शीट बना देते हैं, है ना। तो आप जो ह्रास हो रहा है वो तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, लेकिन बाकी जो चीज है, जो डिप्रिसिएशन की वजह से हो रहा है, ये प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा, वहां से कट कर देना। कुल मिलाकर के बात ये है, इसको भी मैं बता दूंगा कहां पे कट करना रहेगा।
देखो इसमें क्या है, जो पूंजीगत व्यय है उसमें जो जैसे डिप्रिसिएशन हम लोगों ने कर दिया था, बाकी जो वैल्यू कम होती जा रही थी उसको हम लोग बैलेंस शीट में तुरंत पत्र में लिखते चले जा रहे थे। और यहाँ पर क्या है, बकाया के समायोजन तथा पूर्वत भुगतान का विषय है व्यापारिक तथा लाभ और हानि खाते में लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको इसको हमेशा क्या कहां पर लिखते हो, ट्रेड और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसी में आप लिख देते हो। ठीक, अच्छा अब क्या हुआ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पूंजीगत व्यय है या आगम व्यय है, इसको अलग अलग करना कठिन हो जाता है, पहचान नहीं पाते हैं। जैसे कि समझ लीजिए विज्ञापन पर आपने खर्च किया, अब विज्ञापन पर आपने कोई ऐसी कैंपेन चलाई जिसमें बहुत खर्च किया, आपकी कंपनी मान लीजिए 50-25 करोड़ का टर्नओवर है हर साल का, अब 25 करोड़ के हिसाब से आपने 5 करोड़ रुपए इस बार एडवर्टाइजमेंट पर खर्च कर दिया, तो ये 5 करोड़ जो एडवर्टाइजमेंट है वो क्या करेगा, आपकी कंपनी का नाम बहुत सारे लोगों के दिमाग में बैठा देगा, तो इसका फायदा आपको अगले वर्ष में भी मिल सकता है। तो इस हिसाब से जो विज्ञापन का खर्चा हुआ वो तो क्या हो गया, क्योंकि एक साल से ज्यादा पे फायदा मिल रहा है, इसलिए क्या होना चाहिए, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, पूंजीगत व्यय होना चाहिए, लेकिन इसको हम लोग आयगत व्यय मानते हैं, है ना। आमतौर पर विज्ञापन आपने 1 दिन के लिए 2 दिन के दिया तो उसमें क्या होगा, उसी लेखा वर्ष में फायदा रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या कर देते हैं ना, अगर विज्ञापन पर आप व्यय कर रहे हो और ऐसा व्यय किया हुआ है, ज्यादा व्यय कर रखा है ना, किंतु यदि विज्ञापन पर काफी ज्यादा खर्च किया गया है तो संभव है कि इसका लाभ 1 से अधिक लेखांकन वर्ष के लिए मिलेगा, तो इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तब भी हम इसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। लेकिन रेवेन्यू के पहले हम लोग लगा देते हैं स्थगित, क्या लगा देते हैं, स्थगित, डिफर्ड, है ना, क्या बोला देते हैं, स्थगित आगम व्यय, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। ठीक, और उसकी जो प्रकृति वास्तव में कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह हो जाती है। ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि विज्ञापन का साल से ज्यादा भी फायदा मिले। अगर ऐसा विज्ञापन किया या ऐसे विज्ञापन की कैंपेन चलाई है, कैंपेन चलाई मतलब आपने बहुत दिन लगातार एडवर्टाइज किया, तो उससे लोगों के दिमाग में बैठ गया आपकी कंपनी का नाम, और इससे क्या हो रहा है, आपको आगे भी फायदा मिल रहा है, तब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं रहा, तब ये बदल गया। तो नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहता है, बदल गया है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे उसको, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, स्थगित, और इसको हमारी किताब में अस्थग ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मली इसको स्थगित आगम व्यय लिखना चाहिए, और आप इंग्लिश में भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, अच्छा इसमें क्या हुआ, व्यय, व्यय एक व्यापक शब्द है जिसमें खर्च भी शामिल है। ठीक है, तो मैंने वही आपको बताया था कि व्यय को हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं एक्सपेंडिचर। अब हिंदी में आप व्यय और खर्च सोचोगे तो आपको अजीब लगेगा थोड़ा सा, एक्सपेंडिचर एक्सपेंस सोचोगे तब भी थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन हम लोग अकाउंटिंग में समझ लीजिए किसी भी विषय को पढ़ने में कुछ कुछ शब्दों का महत्व होता है। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर हम लोग क्या बोलते हैं, किसी भी तरह का आपने खर्च किया, पैसे खर्च किया, उसको हम लोग व्यय बोलेंगे। और खर्च क्या है, खर्च नॉर्मली ऐसा है जो छोटे टाइम पीरियड के लिए जिसका बेनिफिट मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, खर्च बोल देते हैं। और जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोग खर्च को देख रहे होते हैं, व्यय को सीधे सीधे तौर पर सारे व्यय को नहीं लिखते हैं। अच्छा, तो क्या हुआ, व्यय का वह भाग, खर्च उसी का हिस्सा है, लेकिन कौन सा हिस्सा है, जो वर्तमान लेखांकन सत्र के लिए प्रयोग में आया हो या ऐसा माना जाए। ठीक है, जैसे ऐसा माना जाए का मतलब क्या हुआ, आपने सैलरी जो खर्च की वो तो इसी लेखा वर्ष के लिए दी, तो वो सैलरी आपका खर्च हो गया। ठीक है, तो वेतन एक खर्च हुआ, एक एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंडिचर नहीं है। सैलरी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर का हिस्सा तो है ही है, समझ लीजिए, ऐसा समझ लीजिए, ये आपका बड़ा सा जो है ये आपका क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। ठीक, इसी के अंदर एक छोटा सा गोला है, ये क्या है, एक्सपेंस। अब जो कुछ इस छोटे वाले गोले में है, ठीक है, इस छोटे वाले गोले में जो कुछ भी है वो सब कुछ बाहर वाले में तो है ही है, क्योंकि बाहर के अंदर ही छोटा वाला आ रहा है, तो हर एक तरह का एक्सपेंस जो है एक्सपेंडिचर भी है। लेकिन यहां का जो एक्सपेंडिचर है मान लीजिए वो इस गोले के अंदर तो है नहीं, तो हर तरह का एक्सपेंडिचर एक्सपेंस नहीं है, ये बात है। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि खर्च क्या है, एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस वो भाग है जो 1 साल के लिए हो रहा है, सैलरी हो गया, स्टेशनरी का खर्चा हो गया, कॉपी किताब का हो गया, इस तरह की चीजें। अब कुछ ऐसे खर्चे भी है जो 1 साल से ज्यादा समय के लिए हो रहे थे, तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, या फिर ऐसा माना जाए। कब ऐसा माना जाता है कि खर्चा 1 साल भर में हुआ है, जैसे अभी आपको इसी में एग्जांपल दे दूंगा, फर्नीचर का एग्जांपल अभी आपको बता देता हूं पहले से ही। 50,000 रुपए का आपने फर्नीचर खरीदा, कितने का खरीदा, 50,000 रुपए का, और मान लीजिए 5 साल चलेगा, कब तक चलेगा, 5 साल। तो आप क्या मान लेते हो, आप ये मान लेते हो कि हर साल 10,000 रुपए का ही खर्चा हो रहा है। क्या, कितने का हो रहा है, 10,000 रुपए का। क्यों, क्योंकि आप उसको 5 साल के लिए प्रयोग कर रहे हो, तो हर साल जब 10,000 रुपए का खर्च हो रहा है तो क्या करोगे, 1 साल के बाद इसकी जो वैल्यू रहेगी फर्नीचर की वो घटा करके कितना लिख दोगे बैलेंस शीट में, 40,000। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, 10,000 रुपए आपने डिप्रिशिएट कर दिया, ह्रास लगा दिया। तो ये जो ह्रास है वो क्या बन जाता है, एक खर्च बन जाता है। क्यों, क्योंकि वास्तव में तो फर्नीचर रखा हुआ है, आप ऐसा मान रहे हो कि 1 साल में 10,000 रुपए ही यूज किया गया, इसलिए ऐसा माना गया है। वहां पर नॉट नेसेसरली पूरी तरह से हुआ है, वो माना है हम लोगों ने अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए, तो उसको भी हम लोग क्या बोल देते हैं, लेखांकन सत्र का खर्च बोल देते हैं, एक्सपेंस ऑफ द करंट ईयर या करंट अकाउंटिंग ईयर या करंट अकाउंटिंग सेशन। ठीक, अच्छा आगे। अच्छा, अब आगम व्यय, आयगत व्यय को वर्तमान लेखा सत्र का खर्च माना जाता है, जिसे व्यापारिक लाभ और हानि खाते में
लिखा जाता है। ठीक है, इसी में हम लोग इसकी एंट्री करते हैं, जबकि वेतन जैसे है वो वर्तमान वर्ष का एक खर्च हो गया, ये आपको समझ में आ गया। पूंजीगत व्यय भी अंततः आय विवरण यानी कि व्यापारी तथा लाभ और हानि खाते में ही गिने जाते हैं। कैसे? जैसे कि आपको डेप्रिसिएशन का एग्जांपल दिया था, फर्नीचर आपने खरीदा लेकिन उसका जो हिस्सा आप खर्च कर ले रहे हो, डेप्रिसिएट हो जा रहा है, जिसको आप ऐसा मान रहे हो, उसको भी हम लोग इनकम स्टेटमेंट इसी को बोलते हैं, किसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ना, ट्रेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसी को बोल देते हैं। तो उसमें लिख दिया जाता है, लेकिन सिर्फ उस भाग तक जितना कि किसी सत्र विशेष में खर्च हुआ। तो 50,000 में आप 50,000 पूरा नहीं लिख दे रहे थे, आप सिर्फ 10,000 को लिख रहे थे। कितने को लिख रहे थे? 10,000, क्योंकि आप ऐसा मान रहे हो कि सिर्फ 10,000 रुपए ही खर्च हो रहा है, क्योंकि 5 साल तक फर्नीचर चलेगा। ठीक, अच्छा, अब मानव फर्नीचर, ये वही वाला उदाहरण है, 50,000 का था, इस फर्नीचर का प्रयोग अगले 5 वर्षों तक होगा, तो इसकी लागत को 5 समान भागों में विभाजित कर दिया जाएगा, तो 10,000 रुपए हो गया। तो हम लोग फर्नीचर का जो खर्च है वो किसी साल में 10,000 रुपए ही लिखेंगे, 50,000 नहीं लिखेंगे, भले जिस साल खरीदा गया उस साल भी। ऐसे खर्च को हम लोग क्या बोल देते हैं? डेप्रिसिएशन बोल देते हैं। ये जो कम हो गया, कीमत कम हो रही है। अच्छा, स्थगित आगम व्यय को भी पूंजी व्यय की तरह ही लेखा पुस्तकों में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि स्थगित आगम व्यय भी याद करिए, जिसका फायदा आपको एक से ज्यादा समय वर्ष के लिए मिल रहा था, जब आपने विज्ञापन में बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए थे, उस तरह की चीज। ठीक है, किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।